हाँ जी, तो अब इसका सेकंड पार्ट है, अब उसमें देखते हैं आगे क्या क्या है। नाउ न्यूक्लियस प्लेज अ रोल और अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल लेवल के ऊपर किसी भी सेल का डिवाइड होना, उसका रिप्रोड्यूस होना, उस चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एकलौता रोल यही न्यूक्लियस है, वही प्ले करता है। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इन फॉर्म ऑफ टू और मोर न्यू सेल्स। अब रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन या रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस इन विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स इन टू और मोर न्यू सेल्स। तो इसको नोट कर लीजिए। The nucleus plays a central role in cellular reproduction. The process by which reproduction means it is a process by which a single cell divides and forms two new cells. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at the maturity by directing the chemical activities of the cell. अब न्यूक्लियस का काम एक तो ये होता है कि भाई उसको रिप्रोड्यूस करवाता है, ठीक। इसके साथ साथ इट ऑल्सो प्लेज ए क्रूशल पार्ट अलोंग विद द इन्वायरमेंट। अब जो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मिली हुई है, उसके साथ साथ एक क्रूशल पार्ट करता है। वो क्या पार्ट रोल रोल प्ले करता है? वो इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल डेवलप, किस वे में सेल डेवलप होगा, यानी डेवलपमेंट ऑफ सेल को वो जो है अफेक्ट करता है। एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट द मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी पे उस सेल की क्या फॉर्म होती है, उस चीज को बताता है। तो दो चीजें क्या करेगा? द सेल, द न्यूक्लियस विल डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ द सेल, द वे द सेल विल डेवलप, द डेवलपमेंट ऑफ द वे ऑफ सेल। और दूसरी बात, इट विल डिटरमाइन द फॉर्म इट विल एग्जिबिट, जो उसकी फॉर्म बनेगी ऑन मेच्योरिटी, सेल की क्या फॉर्म आती है उसको बताता है। दो चीजों को डिटरमाइन करेगा। उस डिटरमाइन को करता कैसे है? वो डिटरमाइन करता है बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज इन द सेल। सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो केमिकल चेंजेस होते हैं, उन चीज को डायरेक्ट करते हुए उससे उसके सेल के फॉर्म पे फर्क पड़ता है और उसकी सेल की डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। ये बात क्लियर हो गई? अब ये फर्क कैसे पड़ता है और क्या पड़ता है, वो चीजें हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो अभी इन डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। यहाँ तक इतनी ये बात समझ में आई आपको? ये बताओ मनु एंड तेजस्विनी। यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आएगा? व्हाट द सेल, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए Yes, ये वाला हमारे पास आ गया। अब आ जाओ। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, the nuclear region may be poorly defined due to absence of nuclear membrane. अब ये जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं ना, इनके साथ इतना पंगेबाजी क्यों होती है, इनके साथ में कितना डर क्यों लगता है? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है, जो इनका सेल का स्ट्रक्चर है, ये कुछ अजीब ही तरीके से होता है। इसके हम प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते कि भाई ये किस तरीके से क्या करेगा। जैसे कि अब बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो होती ही नहीं है। अब बैक्टीरिया में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है वो दैट इज नॉट प्रॉपरली बाउंडेड बाय सम लेयर। अब वो इधर उधर फैला हुआ है, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? So in organisms, some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined, or there is an absence of nuclear membrane. Now such an undefined nuclear region, अब सर। मेरे, हाँ जी, सर मीन्स ये एक तरह से सेल प्रोडक्ट है। सेल की प्रोडक्ट क्या? जो बैक्टीरिया मीन्स उसमें वो सारी चीजें नहीं है जो एक नॉर्मल लिविंग बीइंग के सेल में होती है। हाँ हाँ, नॉर्मल लिविंग बीइंग से आप क्या कहना? बैक्टीरिया भी लिविंग हो गया ना, बैक्टीरिया भी लिविंग है। मीन्स उसमें वो सारी चीजें नहीं है जो एक एनिमल सेल में होती है, जैसे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। वो उसका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो अलग है एनिमल से और अपने प्लांट सेल से। ठीक है। तो फिर सर ये सेल प्रोडक्ट है।
नहीं, प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे इसको बेटा, प्रोडक्ट नहीं है ये, एक हम्म, तरीके से एक और टाइप हो गई, जैसे एनिमल सेल की एक टाइप हो गई, प्लांट सेल एक टाइप हो गया, ऐसी बैक्टीरिया की जो सेल है वो अपने आप में एक डिफरेंट टाइप बन गया। ओके सर। मतलब ये कोई प्रोडक्ट नहीं है किसी चीज का, ये एक अलग ही टाइप बन गई। और इस टाइप में क्या है, जो मेरे पास न्यूक्लियर रीजन है, मतलब जो मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को जो है एक पूरी लेयर होनी चाहिए थी उसके चारों तरफ, वो लेयर ही नहीं है। अब उससे क्या हुआ, अब जब किसी के चारों तरफ कोई लेयर नहीं है तो उसके रीजन को मैं डिफाइन नहीं कर सकता, एक तरीके से कह लो उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। अब जैसे मान लो कोई खुला खेत है, अब उसमें तुम दूर तक देख रहे हो, बिल्कुल खेत ही खेत है। अब कोई तुम्हें कहे जी मेरा खेत यहाँ तक है, उसमें तुम्हें कैसे पता लगेगा कि भाई वो खेत यहाँ तक कह रहा है, कहाँ तक कह रहा है, जब तक किसी में कोई बाउंड्री नहीं होगी। जब अनडिफाइंड रीजन बन गया कोई, तो उसमें आपको पता ही लगेगा कि कौन सी चीज कहाँ है। ठीक है, यस क्लियर। यस सर। अब ऐसे ही केस में जहां पे हमारे पास अनडिफाइंड रीजन होता है, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड्स। अब उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन क्या आएगी, न्यूक्लियोइड इज ए न्यूक्लिक एसिड विच इज इन द अनडिफाइंड रीजन, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, मोस्टली इन केस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, उसका एक अलग से नाम दे दिया, सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। वो अनडिफाइंड न्यूक्लियस जिसकी बाउंड्री नहीं है, जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, उसे हमने अलग से न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, उसे हमने नाम दे दिया न्यूक्लियोइड। ये बात समझ में आ गई। यस सर। ठीक है जी। नाउ सच ऑर्गेनिज्म whose cells lack of nuclear membrane are known as prokaryotes, उन्हें बोलते हैं हम लोग प्रोकार्योट्स। एक तरीके से ये समझो कि जब पहले सेल का डेवलपमेंट हो रहा था तो उस पे न्यूक्लियस तो आ गया, बट उस न्यूक्लियस के ऊपर कोई लेयर नहीं आ पाई, कोई छिलका, लेयर को आप मान सकते हो कोई छिलका नहीं आ पाया उसके ऊपर, कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं थी। तो जिस सेल के अंदर इस टाइप की लेयर नहीं होती उन्हें बोलते हैं हम लोग प्रोकायरेटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, और कायरोन का मतलब है न्यूक्लियस। कायरोट का मतलब कायरॉन, कायरॉन मीन्स न्यूक्लियस। सो जिसका जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, उस पर डेवलपमेंट नहीं हुई। हम लोग मान सकते हैं भाई जिसके ऊपर कवर नहीं आया वो उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। क्लियर, ये बात समझ में आई। हाँ जी, तेजस्विनी, यस सर। ये बात क्लियर हुई, प्रोकायरोट का मतलब क्या हम्म। हुआ। हम्म? यस सर, मीन्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और वो। सिर्फ न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन की बात कर रहा है ये भी। हम्म, हम्म। ठीक है। उन्हें न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, हाँ, और यूकारियोटिक्स में होती है और ये वेल डिफाइंड भी होते हैं। यूकैरियोट नहीं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बेटा प्रोकैरियोटिक। सर मैं ये कह रही हूँ कि हम्म, यूकारियोट में होती है हाँ हाँ मेम्ब्रेन हाँ 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 बिल्कुल, ठीक बात। और वो वेल डिफाइंड होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनका। हम्म, ठीक, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक बोलते हैं इसको, ईकैरियोटिक बोलते हैं इसको, यूकैरियोटिक बोलते, कुछ बोलते जो आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग ओके। इसको अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अभी पहले प्रोकैरियोट समझ में आ गई ये बात इतनी, न्यूक्लियोइड की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म इन विच सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज यूकैरियोट्स और ईकैरियोट्स बोल दिया हमने इसको। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल also lack most of the cytoplasmic organelles। अब ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स क्या हुआ, साइटोप्लाज्म याद है मैंने बताया था, एक सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है अदर देन द सेल ऑर्गेनल्स, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ऑर्गेनल्स क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल पार्ट्स प्रेजेंट इन द सेल। याद आ गया, सेल ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर छोटी छोटी चीजें प्रेजेंट होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनल्स। और जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो गए उन्हें साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल बोल दिया। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर कई सारे छोटे मोटे आपके जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते। जैसे कि आप ये देख सकते हो, इसके अंदर राइबोसोम से, राइबोसोम क्या है, एक तरीके का आपका सेल ऑर्गेनल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं है। देखो अब ये न्यूक्लियोइड्स हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं बोला इसको, न्यूक्लियोइड्स बोला। सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई,
और ये इसके डिफरेंट डिफरेंट सीलियाज होते हैं, जस्ट यूज फॉर द मूवमेंट। क्लियर? अब देख कहता है मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द सेल सच ऑर्गेनल्स आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय द पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट इफ द साइटोप्लाज्म पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर क्या है, जो साइटोप्लाज्म है वो ही इन सब जो सेल ऑर्गेनल्स के जो काम होते हैं इनको छोटा मोटा थोड़ा बहुत तरीके से कर लेता है। कोई भी चीज वेल डिफाइंड नहीं होती। एक तरीके से मान सकते हो ये जो सेल है ये आज तक प्रिमिटिव स्टेज में ही है अपने, ये अभी तक डेवलप हो रहा है। इसके इसको कुछ फायदे भी होते हैं, इस चीज का से कोई नुकसान भी होता है। ये अपने आसपास की इन्वायरमेंट के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। द सेल, अब जैसे कि आप छोड़ो इसको बाद में, देखो द क्लोरोफिल in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vesicle. Bag-like vesicle means bag-like structures, but not with the plastids as in the eukaryotic cell. अब ये plastids क्या होते हैं, ये plant cell के अंदर होता है, ये इसको हम अभी पढ़ेंगे आगे। अभी यहाँ तक बताओ, कोई प्रॉब्लम आई इसके अंदर अभी तक? ये वाली चीज क्लियर है? यस सर। चलो अब एक चीज देखते हैं फटाफट, ये वाला अभी हमने पढ़ा था इससे पहले। ये सेल था, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस पड़ा। न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बताया आपके, होते हैं क्रोमेटिड्स। इस शेप में होते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है। इसके जो ऊपर के जो पंखुड़ियां सी बनी हुई है इसे बोलते हैं टीलोमर। इन दो टीलोमर के बीच में जो गांठ बनी हुई है उससे बोलती है सेंट्रोमर, ठीक है। ये क्रोमेटिड हो गए। क्रोमेटिड इस तरीके से होते हैं, उसके अंदर 4 आपके पास में टीलोमर्स जुड़े हुए हैं। टीलोमर्स को मिलके उनकी जो गांठ बनी हुई होती है उसे बोलती है सेंट्रोमर। और टीलोमर को और अगर आप एक्सपेंड कर देते हो तो इसमें ये डीएनए से अंदर होता है, इसके डीएनए। और डीएनए के अंदर भी आप चले जाओगे तो होता है हमारे पास जीन। क्लियर? एक्चुअल में हिस्टोरियंस होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं, वो सब अभी आप करने की जरूरत नहीं। अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे यहाँ पे सीधा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की जो एक फ्लैप होता है उसे बोल दिया हमने, एक ऊपर की जिस पूरी पूरी फ्लैप को बोल दिया क्रोमाटिड। क्रोमाटिड के अंदर एक चीज बोल दिया टीलोमर। टीलोमर के बाद में आता है मेरे पास डीएनए। क्लियर? ये मेरे पास पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा क्लियर हुआ अब आपको? डीएनए के अंदर ये जो बेस पेयर है इनकी अपनी अपनी एक सीक्वेंस होती है, और उसी सीक्वेंस के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे एक डिफरेंट डिफरेंट आपका हायरार्की पास ऑन होता है, एक डिफरेंट कोड पास ऑन होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो उस चीज को। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? हाँ जी, आप म्यूट पे हो बच्चे। मेरी वॉइस आ रही है? फिर सुनिए। यस सर, आ रही है, क्लियर है। आ रही? ठीक है। क्रोमोसोम्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है क्या इसमें थोड़ा सा आपको? बताओ। चलो यस एक सर, चीज, करवा दो। चल एक डिटेल में पढ़ते हैं इसके अंदर। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। Now, nucleus is the chief controlling center of the cell. It contains chromosomes which can carry genes. तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या हुआ डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होते हैं जीन, ठीक। अब जीन का काम बेसिकली, जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट जिसकी सेल है, ऑफस्प्रिंग जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन बनती है उसे बोल देते हैं ऑफस्प्रिंग। फर्स्ट जनरेशन जो बनती है पेरेंट के बाद उसे बोलते हैं उसका ऑफस्प्रिंग, ठीक। और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में किसी चीज को ट्रांसफर करने वाली जो हेरिडिटरी करेक्टर होते हैं उनको ट्रांसफर करने वाली जो चीज होती है उसे बोलते हैं हम लोग पेन ड्राइव। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? सेकंड पॉइंट आ जाओ। न्यूक्लियस सर कंट्रोल। उन्हें क्या बोलते हाँ, हैं? क्या चीज? उन्हें क्या बोलते हैं, अभी आप कह रहे थे किसको? जो पेरेंट्स नेक्स्ट जनरेशन में वो ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर बोलते हैं। करने की। देख, जो पेरेंट है, मान लो कोई सेल है वो पेरेंट हो गया, अब वो सेल डिवाइड हो रहा है 2 में, ठीक है।
अब वो जो दो में जो डिवाइड हो रहा है उसे बोल दिया हमने ऑफस्प्रिंग, जो नई जनरेशन जो बन के आई। और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जितने भी हेरिडिटरी करेक्टर है उन चीज को ट्रांसफर करने के लिए जो ट्रांसफर करता है वो होता है जीन। जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ईच एंड एवरी हेरिडिटरी करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सर ऑफस्प्रिंग तो समझ आ गया, मुझे लगा आपने कोई और वर्ड बोला है। नहीं नहीं नहीं, ऑफस्प्रिंग ही है बेटा। अच्छा ठीक है चलो, ठीक है। अब आ जाए सेकंड पॉइंट। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द सेल। अब सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सेल को कब किस फूड की नीड है, कब उसको किसी चीज को बाहर करना है, कोई सेल में अनवांटेड सब्सटेंस आ गया तो उसको कैसे डील करना है, वो सब काम सेल के कौन देखता है? न्यूक्लियस देखता है। तो ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है। Third point, it participates directly in cell division and produce genetically identical daughter cell by the process known as mitosis. वो जो हमने जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ा था, उसके अंदर रिप्रोडक्शन दो टाइप में होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल वो आपके कोर्स में ही नहीं है, माइटोसिस और मियोसिस। तो नो न्यूक्लियस, सर है, हाँ एनसीईआरटी में तो दे रखा है माइटोसिस और मेयोसिस आखिरी में। लास्ट में दिया हुआ एनसीईआरटी में, एक सेकंड। यस सर, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। हाँ वो जितना छोटा दिया हुआ है ना वो उतना छोटा है नहीं, वो बहुत बड़ा टॉपिक है वो। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको बात आराम से करेंगे अभी उसको, चीजों को। ओके एक सेकंड। पर इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है नहीं वो तो सेल कुछ भी नहीं है डिवीजन बेटा। के बारे देख में। तेरे को दिखाऊंगा माइटोसिस क्या होता है, ये देख अभी दिखाता हूँ, रुक जा। ये देख, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन शुरू हुआ, ये पूरा हम्म, पूरा सेल साइकिल, माइटोसिस मियोसिस, ये सारा देखो, हाँ, ये इस तरीके से ये पूरे पूरे डायग्राम आते हैं। ये देख माइटोसिस की स्टेजेस हैं सारी की सारी। देख पहले बताया था ना, देखो ऐसे ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन्स का, देख उलझे पड़े हैं। क्रोमैटिन। ठीक है। अब जैसे ही सेल के इसे बोलते हैं इंटरफेस। ठीक। अब सेल धीरे धीरे क्या होता है, ये जो एंटेंगल स्ट्रक्चर है ये अपने आप को सुलझाने लगता है। ठीक। जब ये सुलझाता है तो इसके ऊपर इस तरीके से लेयर बननी स्टार्ट होगी, देखो ये क्रोमेटिड्स कैन कन्वर्ट इनटू स्पिंडल, स्पिंडल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब धीरे धीरे वो स्पिंडल्स सेंट्रोमेयर और इस तरीके से बनने स्टार्ट हो गए। अब ये बना, फिर ये इधर से इनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई, देन ज्वाइनिंग से ये कॉपी होना स्टार्ट होते हैं, फिर लेट एनाफेज बनता है, ये अलग हो जाते हैं। अब देखो यहाँ से ये अलग सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, देन एक जाके ये सेल डिवीजन हुआ। अब दोबारा देख इस सेल के अंदर ये उलझे उलझे से दोबारा नजर आ रहा है। तो ये पूरा फेज बनता है, इसको हम डिटेल के अंदर आती है स्टडी, वो डिटेल में हम इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल पहले और चीजें पढ़ते हैं कि क्या क्या होता है। क्लियर? तो रुक जाए एक सेकंड बच्चे। सवाल हो गई न्यूक्लियस। हाँ जी, एक और चीज पढ़ लो आप, अभी आपको बताता हूँ मैं। न्यूक्लियस इज द प्रीडोमिनेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड एट द सेंटर ऑफ द सेल, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है। बेसिकली न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल द सेल एक्टिविटीज एंड हेंस इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल? बिकॉज nucleus is the center of controlling each and every cell activity, hence it is known as brain of the cell. ठीक है। इन प्लांट सेल न्यूक्लियस लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, जो प्लांट सेल की जो बाउंड्री होती है उसके आसपास मिलता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल का मतलब खाली जगह होती है। ठीक है। इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंट्रल पोजीशन, वो बीचों बीच होता है एनिमल सेल के अंदर। ठीक है जी, अभी फिलहाल हम लोग न्यूक्लियस के अंदर इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? अब ये बताओ। यस सर। चलो तो फिर ठीक है, इतना पढ़ते हैं आज। इसको मैं अभी आपको ये वाली जो पीडीएफ है ये भेज देता हूँ। ठीक है। इसमें यस फिलहाल एज पर द 9th क्लास जो चीज येलो हो रखी है आपकी, येलो पोर्शन है, वो ही पढ़ने का समझने का है। ठीक है। और बाकी किसी चीज को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या उसमें आपको चीजें हैं। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट, बाकी आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है। ठीक है, क्लियर? ओके सर। यस सर। अभी सर कल हम, मैंने अभी तक हाँ बोल। सेल वॉल तक लिख रखे हैं, नोट्स भेज दूं? नहीं पूरे लिख लो फिर भेज देना, कोई बात नहीं, एक साथ लिख लो फिर बार बार भेजने पड़ेंगे। एक साथ लिख लो देन कर बोल देना। ठीक है। चल चल कर, ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय। बाय।